2 महीने से नीतीश कुमार पर लगातार सवाल उठा रहे उपेंद्र कुशवाहा ने आखिरकार अंत बुरा तो सब बुरा कहकर जेडीयू से नाता तोड़ लिया है। अब सवाल उठता है कि बिहार में राजनीति और गोलबंदी की दशा और दिशा अब क्या होगी। नमस्कार, मैं हूं प्रभास झा और आज अंतर कथा में एक बार फिर बिहार की बात करेंगे। उपेंद्र नीतीश विवाद के पहले सीन से पर्दा हट चुका है। उपेंद्र कुशवाहा घोषणा कर चुके हैं कि वह जेडीयू से नाता तोड़ रहे हैं और अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल का वह ऐलान कर चुके हैं। क्या इसके साथ ही बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले की खेमेबंदी हो चुकी है या इसके कुछ किस्त अभी और बाकी हैं? जिस दिन नीतीश ने नालंदा में घोषणा की थी कि महागठबंधन का अगला चुनाव डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में होगा, उसी दिन उपेंद्र कुशवाहा की भ्रिकुटी तन गई थी और उन्होंने नीतीश पर पहले तो इशारों में हमला किया और फिर खुल्लम खुल्ला उन पर हमला बोलने लगे। यह भी तय था कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार से देर सवेर नाता तोड़ेंगे। सवाल यह है कि अब इसमें उन्होंने 2 महीने से अधिक का समय क्यों लिया? जवाब है कि इसकी पूरी पटकथा कहीं और लिखी जा रही थी। भाजपा चाहती थी कि नाता तोड़ने के लिए उचित मौके का इंतजार करने तक उपेंद्र कुशवाहा लगातार नीतीश पर अटैक करते रहे, जिससे महागठबंधन में आरजेडी के दबदबे को लेकर जेडीयू में बेचैनी बढ़े। इंतजार का दूसरा कारण यह भी था कि दोनों ही पक्ष यानी उपेंद्र कुशवाहा और भाजपा अपना अपना नफा और नुकसान का आकलन करने में जुटे थे। हमारी जानकारी है कि पहले भाजपा ने उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी में अकेले शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन ये स्थिति दोनों के लिए बहुत मुफीद नहीं बैठ रही थी। उपेंद्र कुशवाहा अगर बीजेपी में शामिल हो जाते तो ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें पार्टी एक सीट से उम्मीदवार बना देती, लेकिन पार्टी बनाकर एनडीए में आने से उनको ये फायदा होगा कि वो अधिक सीटों के लिए मोलभाव कर पाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा को उम्मीद है कि बीजेपी 2014 के फॉर्मूले की तरह 3 सीट तक भी दे सकती है। इस मामले में बीजेपी की सोच यह है कि उपेंद्र कुशवाहा अकेले आते और पार्टी में शामिल होते तो नीतीश को खासा नुकसान नहीं होता और जनता दल यूनाइटेड आसानी से कह देती कि ये सब कुछ बीजेपी का किया धरा है। अब एनडीए गठबंधन के सहयोगी के रूप में वह नीतीश के कोयरी कुर्मी वोट बैंक को ज्यादा डेंट कर पाएंगे। ऐसा इसलिए है कि अलग पार्टी के रूप में उपेंद्र कुशवाहा खुलकर कोयरी कुर्मी का खेल खेल पाएंगे, जबकि बीजेपी में रहते हुए ऐसा करना संभव नहीं था। तो क्या स्क्रिप्ट इतनी भर थी या इस कहानी में सीन 2 भी कुछ है? जी हाँ, सीन 2 भी है और किसी सीक्वल फिल्म की तरह दूसरे पार्ट के जल्द आने की उम्मीद भी है। आप सबको ध्यान होगा कि चिराग पासवान ने बिहार के पिछले 2 उपचुनावों में एनडीए के उम्मीदवार का प्रचार किया है। देर सवेर उनका एनडीए में जाना उसी तरह तय है जैसे उपेंद्र कुशवाहा का तय था। तो फिर देर क्यों हो रही है? चिराग को अपने चाचा पारस से कुछ परेशानियां हैं और बीजेपी फिलहाल उन परेशानियों को दूर करने की कोशिश में लगी है। बीजेपी पारस और चिराग को सम्मिलित रूप से समझा बुझाकर मर्जर करने के लिए तैयार करना चाहती है। हालांकि अगर दोनों अलग अलग गुट के रूप में भी एनडीए में शामिल रहते हैं तो भी बीजेपी को अधिक परेशानी नहीं है, लेकिन बीजेपी आने वाले दिनों में चिराग को ज्यादा अहमियत देगी, यह साफ है, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि रामविलास पासवान की जो विरासत है उसके असली हकदार चिराग पासवान है। इस कहानी में एक ट्विस्ट और भी है। जीतन राम मांझी ने पिछले दिनों कह दिया था कि जिनका नाम बिहार के सीएम के लिए चल रहा है यानी कि तेजस्वी यादव, उससे ज्यादा योग्य मेरा बेटा है। अब इस बयान का क्या मतलब है? अंदर खाने चर्चा है कि जीतन राम मांझी बिहार में जो कैबिनेट का विस्तार होने वाला है उसमें एक और मंत्री पद मांग रहे हैं। अगर उन्हें मंत्री पद नहीं मिलता है तो आने वाले दिनों में वो भी बगावती तेवर अपना सकते हैं। आज की अंतर कथा में इतना ही। नए एपिसोड में हम नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।